हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अभी तक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल आदि के बारे में देख लिया है। अब हम आगे पुरातत्व स्थलों की बात करते हैं। जो इसके आगे वाले पॉइंट जो है वो बहुत ही सिंपल से और बहुत छोटे से हैं, 5-6 पॉइंट ही है। सबसे पहले हम देखते हैं बनवाली या बनवाली हरियाणा के अंदर है। यहाँ से हमें कॉर्निलियन के मनके मिलते हैं और एक धावन पात्र प्राप्त होता है। कुणाल ये हरियाणा के अंदर स्थित है। चांदी के 2 मुकुट यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। सुरकोटड़ा ये गुजरात के अंदर है। घोड़े की हड्डियाँ यहाँ से प्राप्त होती है। रूजदी गुजरात से हमें हाथी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। रोपड़ पंजाब से मनुष्य के शव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है, ऐसा हमें यहाँ से प्राप्त होता है। राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और हाल ही में यहाँ पे प्राप्त कंकालों पे सर्वे किया गया है। तो ये कुछ पुरातत्व स्थल थे जो हमने डिस्कस किए। आज़ादी के समय भारत के पास सिर्फ 2 ही पुरातत्व स्थल थे। वो थे कोटला निहंग खां जो रोपड़ के अंदर स्थित है और रंगपुर गुजरात के अंदर स्थित है। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ये विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। नगर 2 भागों के अंदर विभाजित था, एक पूर्वी भाग और दूसरा पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग जनसामान्य के लिए था और पश्चिमी भाग एक दुर्ग था जो एक ऊंचे टीले पर बना हुआ था। नगर शतरंज के बोर्ड की तर्ज पर बसाए जाते थे। घरों के दरवाजे सहायक गलियों में खुलते थे, लेकिन लोथल एकमात्र अपवाद है जहाँ पे घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पे खुलते थे। घर में कम से कम 3 से 4 कक्ष होते थे, एक आंगन होता था और रसोई घर होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें कुओं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो से ही हमें 700 कुओं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। घरों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था और नालियों की व्यवस्था थी और नालियों को बाकायदा ढका भी जाता था। उनकी सफाई भी नियमित रूप से की जाती थी। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति की। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी और यहाँ के लोग जो थे वो रागी, गेहूँ, चना, मटर, सरसों का उनको ज्ञान था। चावल और बाजरे का ज्ञान नहीं था। हालांकि हमें लोथल से चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। रंगपुर से चावल की भूसी मिलती है। शौर्तुगी अफगानिस्तान से हमें नहरों के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो पशुपालन भी करते थे। इनमें सांड, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश आदि का इनको ज्ञान था, लेकिन घोड़े और हाथी के बारे में इनको कोई जानकारी नहीं थी। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के विदेशी व्यापार की बात करते हैं। सारगोन अभिलेख में इस सभ्यता का उल्लेख मिलता है। सारगोन अभिलेख में इस सभ्यता को मेलुआ बताया गया है। मेलुआ जो है वो नाविकों का देश बताया गया है। मेलुआ सिंडन के व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध है और सिंडन का मतलब होता है कपास। और विश्व में पहली बार कपास की खेती भारत में की गई थी। और हमें ये भी पता चलता है कि दिलमुन या जो बहरीन में है और माकन जो ओमान के अंदर है वो विदेशी व्यापार में मध्यस्थ का कार्य करता था। धंधे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। और सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग सोने, चांदी, आभूषणों का प्रयोग करते थे। लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे की खोज जो है वो 1000 BC के आसपास हुई है। बालाकोट शंख उद्योग का प्रमुख केंद्र था। सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति की बात करें तो ये मात्र सत्तात्मक संयुक्त परिवार था संभवतः। और समाज 4 भागों के अंदर विभाजित था। पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग और चौथा वर्ग था श्रमिक वर्ग। यहाँ के लोग शांति प्रिय थे क्योंकि हमें यहाँ से बहुत ही कम हथियार प्राप्त होते हैं। और यहाँ के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। यहाँ पुरुष और महिलाएं दोनों ही श्रृंगार करते थे। समाधान के 3 तरीके बताए गए हैं: दाह संस्कार, दफनाना और आंशिक शवाधान, जिसे खुले में छोड़ दिया जाता था, फिर पशु पक्षियों द्वारा उसे खा लिया जाता था। धार्मिक स्थिति की अगर हम बात करें तो मातृ देवियों की पूजा बहुत करते थे क्योंकि हमें मातृ देवियों की मूर्तियाँ यहाँ से बहुत मिलती हैं। फिर यज्ञ अनुष्ठान भी करते थे। कालीबंगा से हमें हवन कुंड प्राप्त होता है। बलि प्रथा यहाँ प्रचलित थी। वृक्ष पूजा, जल पूजा यानी कि प्रकृति पूजा भी की जाती थी। इसके साथ लिंग पूजा और योनि पूजा भी होती थी और पशुपतिनाथ की एक मुहर भी प्राप्त होती है। सर जॉन मार्शल ने पशुपतिनाथ की मुहर को जो है वो आद्य शिवा बताया है। राजनीतिक स्थिति की बात करें तो संभवतः यहाँ पे पुरोहित वर्ग जो था वो शासन करता था। इसके अलावा हमें राजनीतिक स्थिति के बारे में और कोई जानकारी नहीं मिलती।
मोहरें और मूर्तिकला की बात की जाए तो अधिकतर मोहरें जो है वो चौकोर अवस्था में हमें प्राप्त हुई है। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें की अगर बात करें तो वो हमें हड़प्पा से प्राप्त होती है। मोहरें जो है वो धातु और शेलखड़ी से निर्मित हैं और मोहरों पे जो है वो सर्वाधिक अंकन है एक सिंगा और कुबड़ वाले सांड। धातु, शैलखड़ी और मिट्टी की मूर्तियाँ हमें प्राप्त हुई है। काशी की 2 लड़कियों की मूर्तियाँ हमें यहाँ से प्राप्त होती है। एक नर्तकी की मूर्ति है और जिसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। फिर दैमाबाद से हमें धातु का एक रथ भी प्राप्त होता है और धातु की मूर्तियों का निर्माण जो है वो मोम विधि से किया जाता था। अब हम इसकी लिपि की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था। ये भाव चित्रात्मक लिपि थी। इसमें 375 से 400 के आसपास भाव और शब्द थे। ये गोमूत्राक्षर लिपि थी। लिपि को पढ़ने में अभी तक सफलता हासिल नहीं हो पाई है। तो इसी के साथ हमारा सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप का आपको समझ में आया होगा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।